नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य। स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र मौर्य के इस नए वीडियो में। चलिए आज हम सब बात करते हैं केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन की क्रियाविधि। कार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन में हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सारी होती हैं। उन रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे हम लोग। क्रियाविधि देखो, इससे जो है हम लोग जनरली बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमें मैकेनिज्म समझ में नहीं आती है। मैकेनिज्म मतलब कि कोई रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही है, इन सब की बात करेंगे। क्योंकि हमको हर एक चीज़ तो आ जाता है। केमिस्ट्री में सबसे बड़ी वीकनेस यही होती है कि रासायनिक अभिक्रियाएं तो रट लेते हैं किसी तरह से कि कौन सा कंपाउंड है, कौन सा अभिकारक है, कौन सा अभिकर्मक है और क्या उत्पाद बनेगा। लेकिन ये नहीं जान पाते हैं कि इसमें ये अभिक्रिया हुई कैसे है। तो उन अभिक्रियाओं को हम लोग आज सीखेंगे, जानेंगे। अभिक्रियाओं को जानने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने कहा, एक बात आपसे कही है कार्बनिक रसायन में कि क्रियाविधि क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आप सभी जानते हैं और हमको पढ़ना है क्रियाविधि के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं कि क्रियाविधि क्या होती है। जैसे बात किया जाए कि मेरे पास एक कंपाउंड है CH4 और मैंने इसे H2O से अभिक्रिया कराया और साइन ऑफ एरो के बाद यहाँ पर बन जाएगा आपका क्या, CH3OH। ये मेरा एक कंपाउंड बना। तो इसमें जो हमारा CH3OH बना, एल्कोहल जो बना, ये कैसे बना होगा, किस तरह से टूटा होगा, किस तरह से जुड़ा होगा, इन बातों की चर्चा हम लोग करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में, यानी मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। तो मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती क्या चीज़ है। जैसे कि आपने कहा कि जो हमारी अभिक्रिया हुई, जो हमारी रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन में अभिक्रिया कितने पद में हुई, यानी स्टेप ऑफ रिएक्शन पूछता है कितने पद में हुई, और उसका उत्पाद कैसे बना, उसका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कैसे बना। और साथ में हम कहें यहाँ पर कि प्रोडक्ट में तो बन गया, तो कौन सा स्टेप इसमें पहले इन्वॉल्व हुआ होगा, कौन सा टूटा होगा। जैसे अभी अभी हमने आप अपक्रिया कराई यहाँ पर CH4 और दूसरे में कंपाउंड ले लेता हूँ Cl2। तो ये बनेगा, आप जानते हैं CH3Cl बनेगा प्लस HCl बनेगा, एक एक कंपाउंड निकलेगा। तो अगर ये हुआ तो इसमें कौन सबसे पहले टूटा और कौन बना, इस अभिक्रियाओं यानी कि इसकी क्रियाविधि को जानने के लिए हम रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि क्या होती है। तो उसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं थोड़ा सा हमारे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कि बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड बंध क्या होते हैं, बंध कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से ये बने होते हैं, कैसे ये टूटते हैं और कैसे एक दूसरे के साथ ये क्या होते हैं, एस्टेब्लिश होते हैं। चलिए देखते हैं। बंध बंध आपके तीन तरह के होते हैं। तो फिलहाल हम लोग जो पढ़ रहे हैं कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि जो भी बॉन्डिंग होगी, कार्बन और कार्बन के बीच की ही बॉन्डिंग की बात करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग करेंगे, बात करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग की बात करेंगे, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच की ही बॉन्डिंग की बात करेंगे। यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इन्वॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, केवल किसको इन्वॉल्व करेंगे, केवल ऑर्गेनिक। कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्डिंग होगी, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्डिंग होगी, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्डिंग होगी, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्डिंग होगी, ऐसे कर कर हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि बॉन्ड के टाइप। बॉन्ड आपने तीन तरह के पढ़े होंगे। पहले आपने पढ़ा होगा कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड इसे हम हिंदी में सह संयोजक बंध कहते हैं। और दूसरा आपने पढ़ा होगा यहाँ पर आयनिक बॉन्ड, इसे हम आयनिक बॉन्ड यानी आयनिक बंध हिंदी में बोलते हैं। और तीसरा जो हमारा है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में हम उपसह
संयोजक बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग ये बॉन्ड को पढ़े होंगे, हाई स्कूल की बात है तो हाई स्कूल में ही आप सब ये सब जानकारी कर ली होंगे। तो यहाँ पर जो भी बात होगी बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड की बात होगी, साथ संयोजक बंध की बात होगी। तो चलिए हम बात करते हैं साथ संयोजक बंध के बारे में। अगर आपको जानना है ये चीज़ें क्या होती हैं तो यहाँ पर सबसे पहले होता है आपका क्या, म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर क्या होता है आपका जो उपसहसंयोजक बंध है, यहाँ पर होता है ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, म्यूचुअल शेयरिंग होगी। अगर इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं तो वहाँ पर जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा बॉन्ड बनता है तो वहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनता है। और इलेक्ट्रॉन की मतलब उसमें अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है अगर उसके द्वारा बॉन्ड बनता है तो यहाँ पर भी आयनिक क्रिएट होता है। लेकिन आयन को जो क्रिएशन होता है वो हम थोड़ा सा अंदर चल के बेसिकली जो थोड़ा गहराई में चल कर बात करते हैं तब पता चलता है, नहीं तो इस तरह से नहीं पता चलता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, उपसहसंयोजक बंध, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करना है हमको कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, अबाउट कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे और इसे अच्छे से पढ़कर तब आगे चलेंगे। तो कह रहा है एक वर्ड में कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास है कार्बन और कार्बन के साथ जो है जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पर जो है जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है आप सभी लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि बॉन्ड के फॉर्मेशन में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। एक बंध को बनाने में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है म्यूचुअल शेयरिंग किए हुए हैं। तो इस तरह से अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयरिंग किए हुए हैं तो चले देखते हैं हम लोग। एक हम थोड़ा सा आपको बता दें कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, आवर्त सारणी पढ़ी होगी। तो आवर्त सारणी में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट है, अगर कोई भी हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट है और वो पी ब्लॉक के एलिमेंट से बॉन्ड बनाता है, अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है और वो पी ब्लॉक के एलिमेंट से बॉन्ड बनाता है तो वहां पर हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, वहां पर हमेशा होगा आपका आयोनिक बॉन्ड हो जाएगा। और अगर कोई आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है और वो स्वयं सेल्फ उसी ब्लॉक के ही एलिमेंट के साथ बॉन्ड को बनाता है तो वहां पर हमेशा क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड की बनने की एक क्राइटेरिया होती है कि कब ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। तो क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि बैलेंसी क्या होती है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बैलेंसी और उनमें अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ही हम लोग बताते हैं, वहां पर बात कर लेते हैं कि बैलेंसी क्या होती है। तो देखो यहाँ पर क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन, यानी कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है कि कार्बन का आउटर मोस्ट ऑफ सेल अगर इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो हमारे पास आता है कितना, 4। हम लोग जानते हैं 2 and 6, 2 and 4 होता है। तो अगर 2 and 4 हो जाएगा तो आउटर मोस्ट ऑफ सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन की बात किया जाए तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन अपने को स्टेबल बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को लेगा और हाइड्रोजन अपने को स्टेबल बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो दोनों की क्राइटेरिया पूरी नहीं हो रही है, ना तो ये 4 देगा और ना ही ये 1 लेगा। तो क्या करेगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन देता है। जैसे यहाँ पर बात किया जाए लुईस स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को देगा, इस तरह से हाइड्रोजन अपना बॉन्ड बना लेगा। और ऐसे ही एवरी हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पर अपना अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर और अपना अपना 1 इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पर क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली है। साझेदारी को आप समझते ही होंगे कि साझेदारी मतलब क्या होता है कि दोनों पार्टिसिपेट हों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर और अच्छे से वहां पर क्या करें, एक बंध को बनाएं। जब दोनों अपने अपना इलेक्ट्रॉन लेकर पार्टिसिपेट करते हैं तो अच्छे से बंध बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा बॉन्ड में स्टेबिलिटी आ जाती है कि ये जल्दी से टूटेंगे नहीं। लेकिन जब टूटेंगे तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाना चाहिए, बट ऐसा अभी नहीं होगा क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल मैकेनिज्म। तो केमिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम लोग अब बात करते हैं। जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग की बात करेंगे तो ये टूटेगा कैसे, इसके टूटने की क्राइटेरिया। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये लेक्चर, हमारा फर्स्ट लेक्चर क्या हो रहा है, लॉन्ग होने वाला है। और जो है फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बात कर लेंगे कि बॉन्ड के फिजन यानी कि बॉन्ड को टूटना कैसे टूटेगा, कितने भागों में टूटता है, किस प्रकार से टूटता है। तो इन सब की बात करेंगे, चर्चा करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो पहले हम लोग देखते हैं जो हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड है,
ये कोवैलेंट बॉन्ड का जो फिजन होता है, टूटना होता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड का जो फिजन होगा वो किस तरह से होगा, कैसे टूटेगा, तो इसकी बात करेंगे। तो ये दो तरह से टूटता है। एक होता है आपका होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, एक होता है आपका दूसरा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। देखो ये दो क्राइटेरिया हो रही है आपकी। पहला क्या हो रहा है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, और दूसरा क्या हो रहा है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो भी बंध का टूटना होगा, इसे हिंदी में हम लोग बोल देते हैं समविदलन, और इसे बोल देते हैं विषम विदलन। समविदलन और विषम विदलन का मतलब क्या है, अब चलिए इससे बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या है और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या है। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन का मतलब क्या होता है कि होमो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ड से मतलब है, होमो का मतलब होता है सेम, और लिसिस का मतलब होता है टूटना। लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग, टूटना। तो सेम तरह से अगर कोई कंपाउंड टूटता है तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई थी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी लेकर सब लोग अपना अपना अलग हो जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। मतलब मैंने 1 रुपये पार्टिसिपेट किए थे किसी सामान को खरीदने में, और कोई दूसरा 1 रुपये पार्टिसिपेट किया था अपने उसी सामान को खरीदने में, और जब दोनों अलग हो रहे हैं तो क्या करना है, दोनों अपना अपना 1-1 रुपये ले लें और जो है चले जाएं, सामान छोड़ दें, खत्म कर दें बात को। तो इस तरह से अगर उसे हम कहते हैं तो समान रूप से हुआ विदलन यहाँ पर। तो जैसे मेरे पास एग्जाम्पल होगा कि मान लेते हैं मेरे पास Cl2 है और ये क्लोरीन अणु है, मॉलिक्यूल है। तो क्लोरीन ने क्या कर रखा होगा, दूसरे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखे होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग कर। तो क्या किए होंगे कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, दोनों अलग हो गए होंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। तो जब इस तरह से बॉन्ड के फिजन होता है, बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, तो उसे यहाँ पर जो क्रिएट हो रहा है, देखो यहाँ पर Cl के ऊपर एक आपको पॉइंट दिखाया गया होगा, ये इलेक्ट्रॉन है, इसे हम मूलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूलक। और पूरा नाम बोले तो क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक। इंग्लिश कहें तो इसे क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल का जो है निर्माण होता है। तो फ्री रेडिकल का निर्माण कैसे होगा, तो अकॉर्डिंग टू जो हमारा होमोलिटिक बॉन्ड फिजन है, मुक्त मूलक के रूप में इसमें निर्माण होता है। तो मुक्त मूलक के रूप में कैसे हो गया कैसे होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। देखिए मेरे पास क्या है, क्लोरीन था, Cl2 था। क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन को दे रखा था, साझेदारी कर रखी थी। तो मैं इसे ऐसे बना रहा हूँ फिर से, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस क्लोरीन ने और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने क्या क्या रखा था, पार्टिसिपेट करा रखा था। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑफ सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेरे पास कितने हो गए, 2 2 4 और 2 6 1 7 हो गए। यहाँ पर 2 2 4 और ये 2 6 1 7 हो गए। इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दे रखा था, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन ने दे रखा था। तो क्या होंगे कि जो इसने इलेक्ट्रॉन दिया है वो अपना ले लेगा, और जो इसने दिया है वो अपना ले लेगा। देखो यहाँ पर जो हम ये कर्व दिखा रहे हैं, ये जो एरो दिखा रहे हैं, ये कर्व आपकी जो दिखाई जा रही है, इसमें जो है इसे बोलते हैं अर्धतीर। अर्धतीर का मतलब क्या होता है कि आधी तीर होगी, पूरा नहीं होगी। तीर का मतलब क्या होता है, तीर जैसे ये है एरो, और यहाँ पे क्या है, अर्धतीर है, मिडिल, यानी हाफ आप बोल सकते हैं, हाफ एरो है। तो हाफ एरो के अकॉर्डिंग इस तरह से ये क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, मुक्त मूलक का निर्माण कर लेंगे। इसमें दोनों आपको ये मतलब दिखाया जा रहा है कि दोनों क्लोरीन क्या कर रहे हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और जो है आगे निकल जा रहे हैं। तो इस तरह से दोनों क्लोरीन क्या हुए, निकल गए। तो जब ये निकले तो इसमें एक फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। फ्री रेडिकल का मतलब मुक्त मूलक का। और ये मुक्त मूलक जो होते हैं, यहाँ पर हम आपको बताते चल रहे हैं थोड़ा सा कि जो मुक्त मूलक होते हैं, फ्री रेडिकल होते हैं। तो ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं, बहुत ही अभिक्रियाशील होते हैं, यानी कि हाई रिएक्टिविटी रखते हैं ये। इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी कि अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अधिक अभिक्रियाशील होने की वजह से ये बहुत तेजी से ही क्या करते हैं, किसी दूसरे कंपाउंड के साथ अभिक्रिया को करने के लिए बहुत रेडी रहते हैं हमेशा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा इनको,
जैसे ही कोई दूसरा कंपाउंड आएगा और अपना इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर तुरंत क्या करेंगे, बॉन्ड को बना लेंगे। जैसे एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, अभी आपकी एग्जांपल चलेगा, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ CH4 और यहाँ पे क्या है, Cl2 है। तो इन द फर्स्ट स्टेप, अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूँ तो मेरे पास Cl2 है, ये कैसे टूटा होगा, एक Cl फ्री रेडिकल और दूसरा Cl फ्री रेडिकल, इस तरह से टूटा होगा। फिर यहाँ से क्या होगा कि आपका मीथेन है, मीथेन के पास ये आपका क्या आएगा, Cl फ्री रेडिकल अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, और जैसे ही आएगा यहाँ से क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करेगा, रिमूव कर देगा, और क्या बना लेगा यहाँ पर, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, और दूसरा फ्री रेडिकल यहाँ से मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, HCl बन जाएगा। ये बहुत ही रिएक्टिविटी रखते हैं, यानी हाई रिएक्टिविटी रखते हैं, इनकी जो है स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सिंपल सा एटम के बारे में और जो है मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो एटम्स क्या होते हैं, रिएक्टिव तो होते ही हैं, और मेटल्स क्या होते हैं, सॉरी वो आपके जो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो थोड़ा सा कम रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि जो है किसी न किसी से क्या कहते हैं, अपनी रिएक्टिविटी को न्यूट्रलाइज किए रहते हैं, यानी कि अपक्रिया किए रहते हैं। तो अपक्रिया करने के बाद उनका जो ऑक्टेट होता है वो ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, इसलिए वो जल्दी से रिएक्शंस नहीं करते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन ही है, मुक्त मूलक है, और मुक्त मूलक होने की वजह से ये क्या करते हैं, अभिक्रिया करने के लिए तैयार रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। तो चलिए हम आगे थोड़ा सा बात करते हैं मुक्त मूलक के बारे में ही। कौन सा मुक्त मूलक ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा मुक्त मूलक कम स्टेबल होगा, इसके बाद बात कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग ने देखा कि जो फ्री रेडिकल का निर्माण हो रहा है, तो फ्री रेडिकल में आपका एक CH3 फ्री रेडिकल हो रहा है, मेथिल है। फिर दूसरा क्या है हमारा CH3, और यहाँ पर है CH3, ये भी हमारा क्या है, मेथिल एथिल बोल सकते हैं, एथिल फ्री रेडिकल बोल सकते हैं। और तीसरा यानी हम यहाँ पर बात करें नेक्स्ट, तो CH3, फिर है हमारा CH3, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल है, और मेरे पास एक यहाँ पर है क्या, CH3, फिर क्या है CH3, और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल, और यहाँ पर भी लग गया क्या, CH3। तो कोई ये कह रहा है कि जो है इनकी स्टेबिलिटी कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कौन इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबल होने के लिए हम लोग जानते हैं, देखिए क्या कह रहा है, जो स्टेबिलिटी कह रहा है, तो स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम थोड़ा सा अभी आगे चलेंगे तो आपको बताएंगे। एक वर्ड होगा हमारे पास, हाइपर कॉन्जुगेशन, एक वर्ड होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं अति संयुग्मन। अति संयुग्मन, अति संयुग्मन के अकॉर्डिंग ही हम इनकी क्या करते हैं, रिएक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। तो रिएक्टिविटी या सॉरी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो स्टेबिलिटी इनकी क्या होगी कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम होगा। तो यहाँ पर देखो मेथिल जो है ये कम आपका क्या होगा, अभिक्रियाशील, या जो है इसकी रिएक्टिविटी होगी, स्थायित्व इनमें, इनकी स्थायित्व कम होगी, फिर इसकी होगी, और सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा। तो नाम अगर बात करते हैं तो इसका नाम क्या होता है, मेथिल, मेथिल फ्री रेडिकल। तो जो मेथिल फ्री रेडिकल होता है ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, सॉरी जो है इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। फिर जो हमारा एथिल है, अगर मैं एथिल की बात करता हूं तो एथिल फ्री रेडिकल क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर यहाँ पर अब मेथिल एथिल की बात खत्म कर देंगे यहाँ पर हम, और यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी के नाम से भी जान सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राथमिक, प्राइमरी क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी फ्री रेडिकल। देखो प्राइमरी फ्री रेडिकल क्या होता है, ये लेस जो है स्टेबिलिटी रखता है। फिर ये आपका क्या है, सेकेंडरी यानी सेकेंड डिग्री फ्री रेडिकल, और ये आपका क्या है, थर्ड डिग्री। तो जो हमारा रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी की बात किया जा रहा है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो गई यहाँ पर, अगर हम कहें इस तरह से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मेथिल फ्री रेडिकल, या सिंपल से क्या बोल सकते हैं, फ्री रेडिकल। तो कैसे हमने बताया इसे कि कौन सा इसमें जो है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल इसमें आपका कौन सा हो रहा है सबसे ज़्यादा स्टेबल, टर्सरी फ्री रेडिकल हो रहा है। क्यों हो रहा है, अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, थोड़ा सा अपने आप में पैसेंस रखें, आगे चलकर हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। फिलहाल थोड़ा सा बता देते हैं कि होता क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कितने उसके पास बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, कितने उसके पास मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं। जिसके पास मेथिल ग्रुप ज़्यादा होगा, ये CH3 का मतलब होता है मेथिल ग्रुप।
तो जिसके पास ये मेथिल ग्रुप ज़्यादा होगा, इसे एल्किल ग्रुप भी बोलते हैं, तो जिसके पास ये ग्रुप ज़्यादा होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और जिसके पास कम होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा भाई। तो अगर इस तरह से हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये कम, यानी कि इसमें कोई बल्कि ग्रुप लगा ही नहीं है, इसमें कोई RCH या CH3 या ऐसा कोई कंपाउंड यहाँ पर नहीं लगा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कम रिएक्टिव होगा, कम जो है अधिक रिएक्टिव होगा, कम स्टेबल होगा। और यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर 3 मेथिल ग्रुप लगे होने की वजह से क्या हो जाएगा, कम रिएक्टिव होगा और अधिक अस्थायी हो जाएगा। तो इस तरह से इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पर कि ये क्या होते हैं, मोर स्टेबल। यहाँ पर आप बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल, ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन, आप यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अभी हमने को नहीं जानना है, मेरे को अभी आप लोग को इतना जानना है कि यहाँ पर क्या है कि एक मेथिल ग्रुप लगा है, 2 लगा है, 3 लगा। अगर 3 लगे हुए हैं तो क्या हो जाएगा, अधिक स्टेबल हो जाएगा। अगर 2 लगे हैं तो कम, अगर 1 लगा है तो और कम, अगर 1 को नहीं लगा है तो बिल्कुल नहीं, वो स्टेबल ही नहीं है, बहुत ही जल्दी से क्या करेगा, वो रिएक्शन करेगा। तो ये आपका हो गया क्या, फ्री रेडिकल। देखो आपका जो फर्स्ट जो है बॉन्ड फिजन हुआ, फर्स्ट बॉन्ड फिजन के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया कि फ्री रेडिकल का क्रिएशन होता है। देखो यहाँ पर हम आपको इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी आगे चलकर हम लोग को क्या पढ़ना है, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना। मेरा मेन टॉपिक क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये अगर इसे नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा रिवीजन, अगर जानते हैं तो कोई बात नहीं। तो हम आगे चलते हैं, दूसरे हमारा बॉन्ड फिजन है हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। हेटेरोलिटिक का मतलब क्या है कि मेरे पास था एक कार्बन और दूसरा क्या था मेरे पास, क्लोरीन। मेरे पास एक था कार्बन और दूसरा क्या था, क्लोरीन। कार्बन की अदर बैलेंस से कंप्लीट है किसी न किसी कंपाउंड से, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, मैंने हाइड्रोजन से के साथ क्या कर दिया, कंप्लीट करा दिया। अब देखो यहाँ पर दो है, आपने बताया पहले से ही कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनने में इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। अगर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है तो दोनों ने इलेक्ट्रॉन दे रखा है। अब एक मान लो बढ़वार है और एक कैसा है, गरीब है। ये कैसा भाई, बढ़वार है, बढ़वार का मतलब क्या होता है, धनवान है। ठीक है, अगर ये धनवान है, धनवान के साथ साथ क्या है, ये बलवान है। और ये क्या है फिर, कमजोर है ना। ये कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, बेचारा है ये। और ये कैसा है, बलवान है। तो जो बड़े लोग होते हैं अगर किसी गरीब के साथ साझेदारी किए रहते हैं, साझा किए रहते हैं, तो क्या करते हैं, एक थप्पड़ मारकर उसका पैसा ले लेते हैं, चले जाते हैं। ऐसा होता है। तो देखो हमने एक वर्ड पर रखा होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसे बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, अकॉर्डिंग टू विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा खींचते हैं। यानी जो जितना ज़्यादा अष्टक की ओर पहुंच रहा है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर और आसानी से वो क्या करता है, खींचता है, और इलेक्ट्रॉन को देता नहीं है, डोनेट नहीं करता, बल्कि क्या करता है, लेता है इलेक्ट्रॉन। अब जैसे बात कर लें वहाँ पर कि मैं हाइड्रोजन से चला, नहीं मैं लिथियम से चलता हूँ, लिथियम से चला और लिथियम से चलकर जो है बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और लास्ट में आपका क्या आता है, नियॉन आ जाता है, इस तरह से। तो लिथियम की अगर बात करें तो ऑक्टेट के अकॉर्डिंग इसके पास केवल आउटर मोस्ट ऑफ सेल में +1 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं यानी +2 हो जाएगा, और इसके पास +3 रहता है, और साथ ही साथ -3 भी होता है। देखो यहाँ पर जो हमारा बेरिली बोरान होता है, ये बोरान आपका जो है मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की टेंडेंसी रखता है, तो इसलिए प्लस और माइनस दोनों दिखाया गया है। अब देखो यहीं से क्या हो जाएगा कि कार्बन जो होगा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन के पास 3 होगा, फिर इसके पास 2 होगा, इसके पास 1 होगा। देखो आज कमी की बात कर रहे हैं ना, कमी, इसके पास अभी कितना है, केवल 1। पूरा होने के लिए 7 चाहिए, इसके पास 2 है, पूरा होने के लिए 6 चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 है, पूरा होने के लिए कितने चाहिए, 5 चाहिए, इसके पास 4 है, पूरा होने के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए, सॉरी 6 हो जाएगा, 4 चाहिए, और इसके लिए कितना चाहिए 5 चाहिए, और इसको कितना चाहिए, इसको केवल अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 चाहिए और इसको 1 चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है कि अगर इसे पूरा होना है
तो 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर इसे पूरा होना है तो 6 इलेक्ट्रॉन और मिलना चाहिए। अगर इसे पूरा होना है तो 5 इलेक्ट्रॉन और मिलना चाहिए। यानी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए अपने अष्टक, अष्टक का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑफ सेल में 8, 2, 8, 18 और जो है ऐसे 32 इन केस में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो तब क्या होना, इसके बाह्यतम सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। एक है तो क्या करेगा, डोनेट करेगा, कोई 8 तो देगा नहीं, कोई पागल ही होगा जो 8 इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा। फिर 2 है तब भी कोई 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो इस तरह से यहाँ पर जब हम आते हैं कार्बन के पास, तो कार्बन के पास जो मिडिल की केस से पहुंच जाते हैं, यानी 8 होना चाहिए, तो 4 है और 4 की कमी है। जब 4 है 4 कमी है तो क्या करता है, 4 को दे भी सकता है, 4 को ले भी सकता है, थोड़ा सा आसानी हो जाती है, इसलिए म्यूचुअल शेयरिंग करता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन पास केवल नाइट्रोजन पास कितने हैं, 5 हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 6 हैं, और यहाँ पर बात करें तो 7 हैं। तो चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, 3 चाहिए इसे कितने चाहिए, 2 चाहिए, इसे कितने चाहिए, 1 चाहिए। तो जितना जैसे जैसे हम इधर आते हैं आवर साड़ी में बाएं से दाएं जाते हैं, तो बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है, क्योंकि ऑटोमोस्ट ऑफ सेल में अष्टक के करीब पहुंचते जाते हैं, और जैसे जैसे अष्टक के करीब पहुंचते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इनके पास आने लगती है। तो इसलिए बोलते हैं इसे विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट करना। अब देखते हैं यहाँ पर, तो अगर हम बात करते हैं कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता कितनी है, कौन सा कंपाउंड लगा है, तो कैसे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर डोनेट करेगा, खींचेगा, कैसे नहीं खींचेगा। तो कार्बन से ही हम बात कर लेते हैं। कार्बन, फिर क्या है नाइट्रोजन, फिर क्या है ऑक्सीजन, फिर क्या है फ्लोरीन। जो कार्बन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है कम होती है, कितना होती है, 4 होती है, 4.0 होती है। नाइट्रोजन की 3.5 होती है, ऑक्सीजन की कितना होती है, 3 होती है, फ्लोरीन कितना होती है, 2.5 होती है। ऐसे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि हाँ हमको समझना है यहाँ पर कि जो विद्युत ऋणात्मकता है कार्बन की कम है और फ्लोरीन की क्या है, सबसे ज्यादा है। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा, और तेजी से खींचेगा, नहीं देगा इलेक्ट्रॉन। ये दे भी सकता है थोड़ा सा, मतलब इसके प्रति इसके का है फ्लैटली बिहेव करेगा, और ये क्या करेगा, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बिहेव करेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्लोरीन की बात है, यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है। तो देखो क्लोरीन कहाँ पर प्रेजेंस है, तो फ्लोरीन की ही जो हमारी फैमिली होती है, फ्लोरीन फैमिली, हेलोजन फैमिली जिसे बोलते हैं, तो हेलोजन फैमिली का ही एक कंपाउंड है जिसका नाम क्या है, क्लोरीन। तो फिर क्या होता है यहाँ पर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेस्टाइन, इस तरह से यहाँ पर क्या होते हैं, लगे होते हैं। तो अगर ऐसे लगे होते हैं तो इनमें क्या होता है कि ये एक ही टेंडेंसी के हैं, एक ही ग्रुप के हैं, एक ही फैमिली के हैं, तो एक ही तरह से बिहेव करेंगे। अगर एक तरह से बिहेव कर रहे हैं तो इसकी रिएक्टिविटी, इसकी विद्युत ऋणात्मकता, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। किसके अकॉर्डिंग, कार्बन के अकॉर्डिंग। अगर कार्बन के अकॉर्डिंग उसकी जो है रिएक्टिविटी ज्यादा हो रही है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जब ये खींचेगा तो बलवान कौन हो गया, क्लोरीन। कमजोर कौन हो गया, कार्बन। कार्बन कमजोर होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग की गई थी, अब वो शेयरिंग में क्या हो जाएगा, समाप्त होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन को शेयर किए थे तो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर कौन चला जाएगा, क्लोरीन। तो कैसा हो जाएगा, CH3 और Cl था, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर कौन चला गया, क्लोरीन चला गया। तो जब चला गया तो इसके पास आ गया CH3 और इसके पास क्या हो गया, Cl। कौन इलेक्ट्रॉन लिया, क्लोरीन ने, तो क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, और किसने दिया, कार्बन ने, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। देखो अब यहाँ पर हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि बॉन्ड का फिजन कैसे होगा। तो बॉन्ड फिजन हो गया है अकॉर्डिंग टू होमोलिटिक और जो है हेट्रोलिटिक, दोनों के अकॉर्डिंग बॉन्ड का फिजन हो गया है। तो जब बॉन्ड का फिजन हुआ तो एक यहाँ पर क्या बना, धनायन, और एक क्या बना यहाँ पर, ऋणायन। यानी कि एक के पास पॉजिटिव चार्ज आया है और दूसरे के पास कैसा चार्ज आया है, निगेटिव चार्ज आया है। तो जो पॉजिटिव चार्ज रख रहा है उसे हम बोलते हैं कार्बो कैटायन। देखो कार्बन है, अब ऐसा चलिए रुक जाइए, अभी इसको थोड़ा सा और जान लेते हैं। अभी यहाँ पर इस तरह से जो बॉन्ड का फिजन हुआ, यानी कि जो अब मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी वो अपनी और इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, आसानी से खींचेंगे, और जिसकी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, नहीं खींचेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन को देगा, यानी कि तो दिया तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया और इसके पास निगेटिव। यानी कि जब हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है, यानी कि जो है बंध का जो टूटना होता है अकॉर्डिंग टू
विषम विदलन के अकॉर्डिंग होता है, तो उसमें क्या होता है, आयन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आयन। आयन यहाँ पर क्या बनेंगे, आयन, आयन का जो है निर्माण हो जाएगा, यहाँ पर आयन फॉर्मेशन होगा। आयन मतलब चार्ज आएगा उनके पास, पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो दो तरह से यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आते हैं। तो चार्ज का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमको केवल लेना है कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आया, सबसे मतलब नहीं है हमको, क्लोरीन से मतलब नहीं है, क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आया हमको उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आया है और कैसा नहीं आया है, तो उससे हम अगले स्टेप में पढ़ते हैं। तो इतना आपको उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। हम अपने लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। आपको कैसा लगा लेक्चर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।